यथार्थ से परे कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज आपको सुनाता हूं ललिता विम्मी की लिखी कहानी माँ होना। गेट के पास 2 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी कच्ची जगह के एक कोने में लगी एक फूलों वाली बेल ने जैसे घर की रौनक ही बढ़ा दी थी। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल और भीनी भीनी महक। सबसे बड़ी बात, गर्मियों में आंगन में एक सुखदाई छाया का आभास रहता था। इससे 1 फीट की दूरी पर एक गमले में तुलसी का पौधा था और उससे 2 फीट की दूरी पर एक मीठे नीम का पेड़, जिसे कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। मीठे नीम से लगभग 2 फीट की दूरी पर एक पबरी का पौधा था जो बहुत जल्दी फैलता है। बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि बहुत से औषधीय गुण समेटे है ये अपने अंदर। मुफ्त की ऑक्सीजन देती है ये छोटी सी बगिया हमें। इस छोटी सी बगिया की सफाई करना, पानी देना, फूल पत्तियों को सहलाना मुझे बहुत ही आत्मीय सुकून देता है। आज रविवार था, छुट्टी थी, फिर भी व्यस्तता थी। इसी व्यस्तता से चंद लम्हे फुर्सत के चुरा कर पानी का पाइप और डिब्बा लेकर मैं इस वाटिका में काम कर रही थी कि तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैडम जी राम राम, कैसन हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनीता, तुम बताओ कैसी हो? बहुत दिनों बाद देखी। ये काम वाली बाई अनीता मेरे पड़ोस में कुछ साल पहले काम किया करती थी। कभी कभार मेरी बाई छुट्टी पर होती, मैं इसे कहती तो ये सहर्ष काम कर दिया करती। बस यही थी इसके और मेरे आत्मीय रिश्ते की कहानी। आओ अनीता, अंदर आ जाओ, चाय पीकर जाना, ठंड काफी है। अरे नहीं मैडम जी, निकलूंगी अभी, देर हो जाएगी। अरे आओ आओ, बिना चाय पिए नहीं जाना। वो मेरे साथ साथ अंदर आ गई थी। तबीयत कैसी रहती है अनीता? ठीक हो मैडम जी, पर बीच बीच में वो सांस वाली दिक्कत हो ही जाती है। दवा नहीं खाती हो क्या? खाती तो हूँ मैडम जी, पर अब ये बीमारी भी मेरे अंदर रच बस सी गई है। ध्यान रखो अनीता, कई बार कुछ एक परहेज भी इलाज से ज़्यादा कारगर होते हैं। अरे हाँ अनीता, अम्मा कैसी हैं? बहुत दिन हुए, दिखी नहीं। आपको नहीं पता मैडम जी? क्या हुआ अम्मा को? मेरे हाथ का कप जैसे हाथ ही में स्थिर हो गया था। अरे मैडम जी, हमारे ही किसी जात भाई ने बाबा के ऊपर बलात्कार का मुकदमा बनवा दिया, आपसी छोटी मोटी लड़ाई में। बाबा जेल में हैं पिछले 2 साल से। बाबा के ऊपर ऐसा मुकदमा? कितना गिर जाते हैं लोग। पूछो ना मैडम जी, 2 साल से बेचारे बहुत बीमार हैं और वो भी जेल में बंद। इधर अम्मा कभी अंडे की रेहड़ी लगाती हैं, कभी तेरे मेरे बालक को रख लिए रोटी के चलते। अब घुटनों से तो काम होता नहीं, फिर भी लगी रहती हैं बेचारी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सांस की मरीज भी तो है मेरे जैसे। अनीता, अम्मा को बोलना मुझसे एक बार आकर मिले, जरूर से। जी मैडम जी, जरूर बोल दूंगी। चाय पीकर अनीता तो चली गई और मेरे सामने खड़े थे देव की अम्मा और उनके बुजुर्ग पति, जिन्हें हम बाबा और अम्मा बुढ़वा बुलाती थी। बहुत ही बुजुर्ग और क्षीणकाय सा आदमी। कभी कभी अम्मा को पूछने आता था कि इधर है या किसी दूसरी कोठी गई है। अम्मा बिहार की रहने वाली थी। इधर 3-4 कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। बाबा तो बहुत ही बुजुर्ग थे। अम्मा ने एक रेहड़ी ले रखी थी, छोटी सी, जिस पर अंडे रखकर वो बाबा को दे देती थी। बाबा बस्ती के बाहर ही रेहड़ी लगाता था। कभी तो अम्मा ही रेहड़ी छोड़कर और लेकर आती थी। उनका ये काम भी चल ही जाता था, क्योंकि उस बस्ती में फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के या फिर उनका परिवार रहता था। दोनों मियाँ बीवी का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। स्वाभिमानी अम्मा बचत भी करती थी। उनके डाकखाने की बचत योजना की कॉपी मैंने ही खुलवा कर दी थी। यूं तो अम्मा के 2 बेटे और एक बेटी भी थी। बेटी शादीशुदा थी। इसी शहर में उसका पति दिहाड़ी मजदूरी करता था और वो भी झाड़ू पोछे का काम ही करती थी। एक बेटा यूपी में किसी फैक्ट्री में काम करता था। अपने परिवारजनों के साथ वहीं रहता, ना कभी आता ना कभी अम्मा वगैरह को बुलाता था। एक आध बार अम्मा गई उसके पास, लेकिन 2-3 दिन में ही वापस आ गई। ठीक है, अपना अपना परिवार है मैडम जी। मुझे पता है मैंने कैसे मजूरी करके इन तीनों को बड़ा किया, पढ़ाया 5-5 जमात, और अब इनको मैं और बुढ़ऊ अच्छे नहीं लगते हैं। मत लगने दो, कोई बात नहीं। अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, यूं ही एक दिन चले जाएंगे। कौन सब दिन यहाँ थोड़ी बैठना है मैडम जी।
पर क्या करूं, मन नहीं मानता है बेटे को देखे बिना। मां हो ना। अम्मा का छोटा और दूसरा बेटा पंजाब में एक बड़े जमींदार के यहां काम कर रहा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जब भी आता अम्मा से कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही जाता, कभी कुछ देता नहीं था। अम्मा कई बार जिक्र करती तो मैं कह देती, तुम क्यों देती हो पैसे? जवान लड़का है, कमा रहा है, खा रहा है। अब इस उम्र में तुम उसके अनाप शनाप खर्चे निभाओगी तो अपना बुढ़ापा कब संभालोगी? क्या करूं मैडम जी, मां हूं ना। अम्मा की बड़ी बड़ी स्नेहिल आंखें उमड़े वात्सल्य के कारण और भी सुंदर हो जाती थी। तो वो मेरी काम वाली बाई ही, पर उसके साथ मेरा बड़ा ही आत्मीय रिश्ता था। साफ सुथरे कपड़े पहने अम्मा हर काम बड़ी सफाई से, बड़े करीने से करती। वो अपनी सारी बातें मुझसे बांटती थी। वक्त की रफ्तार बाबा और अम्मा की उम्र पर हर दिन अपने निशान छोड़ रही थी। ढलती उम्र में बीमारियां भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ ही जाती हैं। अम्मा बीच में बहुत छुट्टियां करने लगी थी। एक बार तो पूरे सप्ताह की छुट्टी के बाद जब अम्मा वापस आई तो लाल और हरे रंग की जयपुरी साड़ी पहने हुए थी। बीच की मांग में मुट्ठी भर सिंदूर, जैसे कि वो हर त्योहार के मौके पर लगाया करती थी। मैडम जी नमस्ते। अम्मा कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना बिना बताए छुट्टी से मुझे कितनी दिक्कत होती है। मुझे भी तो ड्यूटी पर जाना होता है। अरे मैडम जी अब नहीं लेंगे छुट्टी कभी भी। क्यों, अब ऐसा क्या हुआ? छोटे लड़के की शादी करके आई हूं। दोनों बहू बेटा यहां मेरे पास ही रहेंगे। बेटा कहीं भी काम कर लेगा और बहू मेरे साथ कोठी संभालेगी। देखो ना, बहू आज भी आई है हमारे साथ। मैंने रसोई से झांक कर देखा। मध्यम कद, गेहूं रंग की एक प्यारी सी लड़की ने हाथ जोड़ दिए थे। मैं भी उसे खुश रहने की दुआ देकर अपने काम में व्यस्त हो गई। वो सास बहू 3 दिन ही आई और फिर वही छुट्टियां। किसी ने बताया कि उसकी बहू रूठ कर मायके चली गई है, इसलिए अम्मा और उसका बेटा उसे मनाने की खातिर पंजाब गए हैं। मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से काम वाली बाई बदल ली थी। अम्मा की बेटी एक बार रास्ते में मिली तो मेरे अम्मा के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो बीमार हैं। मैंने अम्मा के काम के पैसे उसे देकर कहा कि ठीक होने पर ज़रूर मिलने आए, बोलना अम्मा से। जी दीदी, कह दूंगी। सरकते लम्हों में अम्मा की यादें तो मेरे जहन से नहीं सरकी थी, पर व्यस्तता के चलते थोड़ी धूमिल ज़रूर होने लगी थी। लगभग 2 साल बाद अम्मा मिली। उनकी गोद में 1.5 पौने 2 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। मैडम जी नमस्ते। अरे अम्मा नमस्ते। ये कौन है अम्मा? ये मेरे छोटे बेटे की लड़की है मैडम जी। 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, एक तो कुछ दिन बाद मर गया। इसको मैं ले आई, पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। और इसकी माँ कहाँ है? वो तो भाग गई मैडम जी वापस पंजाब में। और तुम्हारा बेटा? उसने दूसरी शादी कर ली मैडम जी, अपने बिहार में ही गाड़ी चलाता है। बेटी को फेंक दिया था सड़क पर, बोला जहां कहीं भी मरे, मुझे कोई मतलब नहीं। पर अम्मा तुम इस उम्र में कैसे करोगी? अरे मैडम जी अब तो ये तंदुरुस्त हो गई है, इतनी सी को उठा कर लाई थी। अम्मा ने अपने हाथ को सिकोड़कर बहुत छोटा कर लिया था। बाबा कैसे हैं अम्मा? बाबा बहुत बीमार है मैडम जी, अब तो रेहड़ी पर भी कम ही जाता है, मुझे ही देखना पड़ता है। छोरी को लेकर बैठी रहती हूं। अम्मा तुम इसे इसके बाप के सुपुर्द करो, कल कोई बड़ी भी होगी। अपनी हालत देखी है तुमने? इसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बेकार में परेशान होने की? अब कोई ना ही ले तो इसका क्या कसूर है मैडम जी, ये तो बेचारा बच्चा है। फिर मैं तो माँ हूं ना। आप देखना ये मुझे माँ ही कहती है। उन्होंने बच्ची से पूछा, माँ कहाँ है? बच्ची ने उनके सीने को छूकर इशारा कर दिया, ये। मेरी भी आंखें भर आई थी। बच्ची को प्यार करके मैं घर आ गई थी। लम्हे, दिन, साल बीतते जा रहे थे। कभी कभी अम्मा सड़क पर दिख जाती थी। वो छोटी बच्ची भी अब बड़ी हो रही थी, अक्सर अम्मा के साथ ही दिखती। अम्मा ने बताया था कि मैडम जी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही हूँ छोरी को। मैं अम्मा की शारीरिक और मानसिक स्थिति से बहुत अच्छे से परिचित थी। अनीता की कही बात ने मुझे
12 साल पीछे पहुंचा दिया था। फिर कई दिन बीत गए। अम्मा तो नहीं आई थी, पर अम्मा बाबा के साथ हुआ हादसा मेरे दिलो दिमाग पर प्रश्न बना हुआ था। आखिर क्या हो गया है हमारे कानून के रखवालों को? इतनी पट्टियां बंधी हैं आंखों पर कि मुजरिम करार देते वक्त सच्चाई की एक परत भी नहीं उठाते। बाबा जिसे चलते वक्त सांस चढ़ती थी, बोल वो ढंग से पाता नहीं था, और वो बलात्कारी हो गया। उफ। इस बात को भी 2 महीने बीत चुके थे। आज बेटी की फरमाइश थी कि शाम को आती दफा बीकानेरी से पनीर की जलेबी ले आऊं। ऑफिस से निकलते निकलते ही 5:30 हो गए थे। घर की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि बेटी की फरमाइश याद आ गई। स्कूटी जैसे खुद ब खुद बीकानेरी की तरफ मुड़ गई थी। सर्द शाम, ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर धुंध की बारिश हो रही है। मैंने जैकेट के ऊपर से गर्म स्कार्फ को कसकर लपेट लिया था और ऊपर से शॉल भी ओढ़ ली थी। जलेबी लेकर बाहर निकली तो एक क्षण रुककर बचे पैसे पर्स के हवाले कर ही रही थी कि एक भिखारिन की अस्थमा मरीज की तरह दबती आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। बाबूजी, कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो। मैडम जी, भला होगा आपका। मेरे कदम जैसे जड़ हो गए थे उस आवाज को पहचान कर। मैं पैर घसीटती सी उधर पहुंची। मटमैली सी पतली सी चादर, अस्थमा के कारण तेज सांसों की दहलाने वाली ही आवाज, बहुत कृशकाय और जर्जर शरीर। अम्मा, अम्मा। मैडम जी। अम्मा के हाथ जुड़ गए थे। अम्मा, तुम यहाँ, ये सब कैसे? मैडम जी, काम तो कर नहीं पाती, बुढ़ऊ जेल में है, सब खत्म हो गया। 13 साल की छोरी है, उसे पढ़ाना भी है, तो क्या करते मैडम जी? माँ हो ना। अम्मा की कीचड़ भरी आंखों में पानी भर आया था। सांस की आवाज तेज हो गई थी। उनसे बोला नहीं जा रहा था। रोज 50-60 रुपए मिल जाते हैं मैडम जी। छोरी पढ़ने में होशियार है, खाना भी बना लेती है, मशीन भी सिखा रही हूं। मैं निरुत्तर हो गई थी। जलेबियों का लिफाफा और बचे 50 रुपए मैंने अम्मा को दे दिए। अम्मा, घर आना बेटी को लेकर, और हाँ, जल्दी ही आना। अम्मा के हाथ जुड़ गए थे। मैं नम आंखों से वापस बीकानेरी की तरफ मुड़ गई थी और मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, माँ होना मैडम जी। बस इतनी सी थी ये कहानी। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, यदि बहुत पसंद आती हैं तो शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अनकंडीशनल बाय आनंद। मिलता हूँ जल्द ही एक और कहानी के साथ।